तो चलिए गाइज, आज हम शुरू करते हैं हमारा 13.3 एक्सरसाइज। हमने पिछली दो एक्सरसाइज में किया था, तो हमने 13.1 में पढ़ा था क्षेत्रफल के बारे और 13.2 में पढ़ा था हमने आयतन के बारे। अब हम 13.3 में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में किसी में भी हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद उसकी हाइट, रेडियस वगैरह में क्या परिवर्तन आता है, वो हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब क्या मान लिया हमने कि एक धातु का एक गोला था। धातु का गोला किस आकार का होता है? गोले के आकार का, मतलब 3D स्ट्रक्चर में, बॉल टाइप का, ठीक है ना। उसको पिघलाया और पिघला के किस में बना दिया उसने? बेलन। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम वैसे क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें एक चीज को पिघला कर या उस चीज को दूसरी चीज में परिवर्तन किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। किसमें परिवर्तन नहीं आता है? आयतन में भी। तो हम इसके आयतन को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। क्योंकि जब ये गोला पिघला, जितना गोले का आयतन है उतना ही किसका होगा? इसका आयतन होगा। बस क्या चेंज हो जाएगी? इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। जितना इसके अंदर आता था उतना ही क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। ये थोड़ी ना कि अभी इसमें 5 लीटर आता था पहले, अब इसमें 10 लीटर आने लगेगा चेंज करने के बाद, नहीं। आयतन क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। तो इसने क्या बोला है कि गोले का, ठीक है, गोले को पिघलाकर किस में चेंज किया? उसने बेलन में चेंज किया। तो हम पहले चीजें लिख लेते हैं, हमें दिया क्या गया है। तो हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या दी गई है हमें 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा क्या दिया है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बेलन के रूप में। अब बेलन की त्रिज्या दी गई है ना। तो आयतन में हमें चाहिए क्या क्या होता है बेलन का? बेलन की त्रिज्या तो दी गई है, गोले की त्रिज्या ही चलती है उसके अंदर। बेलन की त्रिज्या दी गई उसने 6 सेंटीमीटर, लेकिन निकालना क्या है? बेलन की ऊंचाई, जो हमें नहीं दी गई है। देखिए हम सिंपल तरीके से बिल्कुल आराम से इसको निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई को, जो हमें निकालनी। देखिए मैंने अभी बताया था, जब इसको पिघला कर चेंज किया लेकिन इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा? गोले का आयतन सेम रहेगा। गोले का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। अब आपको इनके फॉर्मूलाज तो पता ही होंगे। गोले का आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई। अच्छा हाँ, क्योंकि दो दो त्रिज्या है तो हम इसको क्या मानेंगे? R1 R2। निकालना क्या है हमें? H। तो गोले की त्रिज्या क्या मानी हमने? R1, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन क्या होता है मेरा? पाई R²H। और यहाँ R क्या है मेरा? 2, R2 का स्क्वायर इंटू H। अब देखिए हम यहाँ सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो कट क्या रहा है? पाई से ये वाला पाई कट गया। निकालनी क्या है मुझे? ये हाइट निकालनी है। तो इधर 4/3 R3, इधर से R² को मैं इधर लिया जाता हूँ, R2 का स्क्वायर, ये R1 का क्यूब इक्वल टू क्या बच गया? H। क्योंकि मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है? H की। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुना में R1 का क्यूब। R1 मतलब गोले की त्रिज्या कितनी है मेरी? 4.2। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2 इक्वल टू H। नीचे अपोन में क्या है? 3 गुना में R2 का स्क्वायर। और R2 कितना है मेरा? 6 गुना में 6 हो गया। इसका पॉइंट हटाएंगे हम 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे हम 10 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू, जितनी वैल्यू होती है उतनी जीरो लिखे जाते हैं। अब जो कट रहा है उसको काटते हैं। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब कुछ नहीं कट रहा, हम इसको काटेंगे, 2 2 4, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर फालतू में हमें भाग करना पड़ेगा। तो हम जब तक ये पूरा नहीं कटता है, हम 10 की गुणज को कभी भी सीधा नहीं काटते, ठीक है। अब ऊपर वाले को गुना कर लो, 7 का 7 का 49, कितना आएगा? 7 7 49, और 49 चौक 4 नहीं 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 4 चौक 16, 17 18 19 196। अब क्या बचा मेरा? 14। तो यहाँ गुना करता हूं मैं 196 को 14 से। तो 4 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 नीम 36, 37 38 की 8 का हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 5 6 7 गुना में 1 6 6, 1 नीमा 9, 1 एकम 1।
अब इसको प्लस कर दो, 4 8 और 6 14 की 4 कहाँ से लगा 1, 9 और 1 10 और 17 की 7 कहाँ से लगा 1, 2 और 1 7, 27 44। तो ये आया 27 44 इक्वल टू एच अपॉन में देखो 1 2 3 जीरो, कितनी जीरो है 1 2 3। अब 1 2 3 जीरो तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो कितना आ जाएगा मेरा एच आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। क्या आ गई मेरी हाइट। देखो सिंपल सा था, हमें सिर्फ क्या याद रखना, हमें फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जब क्या होती है हमारी कैलकुलेशन होती है, जहां हम गलती करते हैं। तो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं गलत करनी है, आराम से क्वेश्चन करना है और शांति से करना है, क्योंकि बोर्ड में आप थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हो तो कैलकुलेशन में गलत हो जाती है। पूरा क्वेश्चन ठीक कर रहे होगे आप यहाँ तक, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में गलत कर दोगे तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है और निकालना क्या है, उसके बाद किस आकृति से किस में चेंज किया गया है, उनके आयतन जो हमें याद होने चाहिए, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्रमश 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस कितने बनाए गए हैं, 3 ठोस 100 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। ठीक है, तो इस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। अब बोला क्या है, ध्यान से देखिए कि एक ये गोला था मेरे पास, प्लस में एक गोला और था, और प्लस में एक गोला और था। इन तीनों गोलों को मैंने पिघलाया और क्या बना दिया, बड़ा गोला। अब हम बचपन में खेलते भी थे कि छोटी सी मिट्टी का टुकड़ा था, उसका गोला बनाया, छोटी सी मिट्टी का टुकड़ा एक और था, 3 गोले पड़े थे, हमने उसको मिलाकर एक बड़ा टुकड़ा बना दिया। ठीक है, अब मुझे इसने क्या बोला, उनकी त्रिज्याएं दी गई है। तो इसकी कितनी त्रिज्या मैंने मान लिया R1, इसकी R2, इसकी R3 और इसकी मैंने मान ली कैपिटल बड़ा R। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो R1 कितना दिया है उसने मुझे 6 सेंटीमीटर, R2 दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 दिया है उसने 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, बड़े वाले जो बनाया है उसका। तो देखिए क्या बोला है उसने कि 3 गोलों को मिलाया। अब गोले को मिलाया है तो उसके गोले के अंदर का सब कुछ मिलेगा, मतलब उसकी आयतन को मिलाया। ठीक है ना, तो R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन है ना, तो इसको पहला गोला, तो पहले गोले का आयतन, तो हम क्या करेंगे, तीनों ठोस गोलों का आयतन इक्वल टू रख देंगे किसके, नए गोले के आयतन के, है ना, तीनों को मिलाकर ही तो तीसरा बना है। तो आयतन क्या हो रहा है, अब आप एक तरह से छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इसमें 2 लीटर पानी आता है, इसमें 2 लीटर पानी आता है, इसमें 2 लीटर पानी आता है, मैंने तीसरे में डाल दिया तो इसमें कितना पानी आएगा, 6 लीटर तो आएगा, मतलब तीनों को मिला के, है ना। तो उसी तरीके से इन तीनों को मिलाकर ये बड़े वाला बना है। तो तीनों ठोस गोलों का आयतन क्या होगा, हमें गोलों का आयतन पता है, तो ये होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, ये होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये होगा 4/3 पाई R3 का क्यूब, और इक्वल टू क्या बनेगा 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब। सिंपल सा हो गया, इक्वल रखते हैं। अब देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R का क्यूब। देखिए ये 4/3 पाई, यहाँ से 4/3 पाई कट गया, तो मेरा क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। अब सिंपल सा है, इन तीनों के त्रिज्याओं का क्यूब करके प्लस कर दूंगा और इक्वल टू ये है। तो क्या क्या आया था मुझे, पहला दिया था 6 का क्यूब, दूसरा था मेरा 8 का क्यूब, तीसरा था मेरा 10 का क्यूब, और इक्वल टू में क्या है R का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 6 36, 36 6 216 प्लस ये कितना होता है 8 का क्यूब, 8 8 64, 64 8 512। क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका घन निकालेंगे, 3 बार गुना कर देंगे, प्लस इसका घन निकालेंगे, 10 धाई 100 धाई 1000 इक्वल टू में R क्यूब। अब इसको प्लस करते हैं, 1 2 3 1000, 512 और 216, 6 और 2 8, 1 1 2, 5 6 7 और 1 1728 इक्वल टू क्या आ गया R का क्यूब। और जब यहाँ से R पे से क्यूब हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्यूब रूट घनमूल आ जाएगा,
जो क्या 1728 का, और जो किसका होता है, मतलब ये किसी ना किसी चीज का 3 बार गुना करने पे आता है। तो 1728 किसका होता है, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा आंसर 12, क्योंकि 12 को 3 बार गुना पे करने पे क्या आता है 1728। तो मेरी बड़े वाले की त्रिज्या वो जो कितनी आ गई 12। ऐसा ही क्वेश्चन था हमारा पहले भी एक हमने किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी त्रिज्या कितनी आ गई 12। तो हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन था दूसरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। हमने देखा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या दिया इसने कि कुआं खोदा। कुआं किस टाइप का होता है, इस टाइप का, है ना, बेलन के आकार का होता है। उसने व्यास भी दिया उसका 7 मीटर, ऊंचाई दी उसने 20 मीटर। अब इसको खोदने के बाद इसने क्या बोला है कि इसको खोदने के बाद एक मिट्टी को समान रूप से फैलाकर चबूतरा। चबूतरा कैसा होता है हमारा, इस टाइप का होता है चबूतरा, है ना, जिसमें हम बाहर बैठते भी हैं, ये चबूतरा हो गया। घरों के बाहर भी बनाया जाता है जिसके ऊपर बाहर बैठते हैं। तो किस टाइप का हो गया ये क्यूब, ये हो गया हमारा घनाभ का, किस आकार का, घनाभ आकार। और ये क्या है मेरा बेलन। अब एक बात निकालिए कि इसमें से जितनी मिट्टी निकली है उतनी मिट्टी से तो ये बना है ना, मतलब इसका जो आयतन है वो इसके आयतन के इक्वल है, क्योंकि जितना अगर मैंने मान लिया इसमें से 10 किलो मिट्टी निकली तो ये भी तो 10 किलो मिट्टी का ही बना ना, मतलब आयतन तो दोनों का समान है, न्यूमेरिकल भी है फिर वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या गया है। हमें दिया गया है बेलन की, है ना, हमें जो ये बेलन दिया है इसकी, तो कुएं की त्रिज्या लिख लेते हैं हम, बेलन ही कुएं की त्रिज्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बेलन की जगह कुआं दिया गया है। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 मीटर हो गई। अब कुएं की ऊंचाई जो हमें दी गई है, कुएं की ऊंचाई हमें दी गई है कितनी 20 मीटर। देखिए हमें देखनी इनकी यूनिट समान होनी चाहिए, इकाई समान होनी चाहिए, जो कितनी दी गई है 20 मीटर। अब देखिए यहाँ दिया क्या गया है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लंबाई दी गई है और यहाँ चौड़ाई दी गई है। तो हम क्या लिखेंगे, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई जो कि कितनी दी गई है मुझे 22 मीटर, और चबूतरे की ऊंचाई, ये चीजें लिखनी जरूरी है, सबसे पहले हमें लिखना होता है हमें दिया क्या गया है। तो चबूतरे की नहीं सॉरी चौड़ाई कितनी दी गई है मुझे 14 मीटर। अब निकालना क्या है, चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालनी है, चबूतरे की ऊंचाई ये हमें निकालना है। तो मैंने बताया था इन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो क्या होगा, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, क्या निकाला हमने, जो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन है इक्वल टू किसके होगा, चबूतरे की मिट्टी का आयतन, क्योंकि दोनों में क्या है सेम मिट्टी लगी है। चबूतरे की मिट्टी का आयतन, और आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कितना होगा मेरा πr²h, क्योंकि ये बेलन के आकार का है, इक्वल टू ये चबूतरे से निकला है जो किसका है घनाभाकार आकार का, तो यह क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना में, अच्छा, और यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम। तो यह आएगा 22/7 गुना में 7/2, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 7/2, और ऊंचाई कितनी दी गई है मुझे 20, इक्वल टू यहाँ वैल्यू पता है मुझे 22 गुना में 14 और गुना में h मुझे क्या करना निकालना है। तो पहले यहाँ कटता जो काटो 7 एकम 7, 2 एकम 2, 11 2 22, 2 एकम 2 ढाई 20, तो क्या बचा 11 7 और 10, 11 गुना में 7 गुना में 10। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे h की, तो बाकी चीजें इधर आ जाएंगी, ये गुना में है इधर, तो आपका किस में हो जाएगा भाग में, 22 गुना में 14, तो काटिए 11 एकम 11, 11 दुए 22, 7 एकम 7, 7 दुए 14, तो क्या बचा 10/4। तो h बचा मेरा 10/4। तो कितना आ जाएगा मेरा जब इसको करूंगा, देखिए तो जब करूंगा तो मेरी h आ जाएगी, क्योंकि ढाई का 4 गुना 10 होता है, तो इतना आएगी 2.5 मीटर। देखो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपको इन चीजों को जोड़ के देखना होगा, क्योंकि आपकी डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं चीजें, ठीक है। तो मेरी h कितनी आ गई 2.5 मीटर, जो हमें निकालनी थी। और ये इकाई इनका याद रखना है, यूनिट किस में दिया है, हमें सेंटीमीटर में दिया हम सेंटीमीटर में करेंगे, हम मीटर में दिया है तो हम मीटर में करेंगे, और अगर दोनों के अलग अलग दिया है तो उसे किसी एक में हम क्या कर लेंगे उसको चेंज कर लेंगे।
तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, प्रश्न नंबर 3। तो आपको सबको क्लियर होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं और 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है ना। ध्यान से देखिए, ये मैं छोटा सा बनाता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें एक डायग्राम की और जरूरत पड़ेगी। तो व्यास 3 मीटर, व्यास दिया है 3 मीटर और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है, और निकली मिट्टी जो है उसमें से मिट्टी जो निकाली है, अब मैं आपको यहाँ अच्छा बड़े वाला चित्र बना के दिखा देता हूँ। उसमें से जो मिट्टी निकली है उसको किस तरह किया उसने, ये देखिए ये कुआं था। अब आपको पता है, अब मैंने मान लिया कि इतना कुआं तो बाहर है ये वाला, और इतना कुआं क्या है धरती के नीचे, क्योंकि ऊपर जो बनाते हैं है ना, वो बनाया तो जाता है ईंटों का, वो इतना होता है। अब उसने क्या बोला, जो कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बना दी हुई, समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना दिया। मतलब इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या किया उसने, एक मिट्टी का बांध बना दिया चारों तरफ। ऊपर से देखेंगे तो हमें किस तरह दिखाई देगा, इस तरीके से ये कुआं है ये, और कुएं के चारों तरफ क्या बना रखी, मिट्टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी ऊंचाई भी है। तो हमें निकालना है बांध की ऊंचाई। अब बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्लियर है। तो हम आराम से इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहले हमें दिया क्या गया है, हम वो चीजें लिखते हैं जो जो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले भाई कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने हमें क्या दिया गया है, व्यास दिया है। तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी उसका आधा, 3/2 मीटर। क्या हो जाएगी, 3/2 मीटर। कुएं की गहराई, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई कितनी दे रखी है उसने मुझे, 14 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 14 मीटर। अब दिया क्या है उसने, बांध जो बनाया गया है ना, जो मिट्टी के चारों ओर बांध बनाया गया है, वो कितना दिया उसने, 4 मीटर। ठीक है। तो बांध की जो चौड़ाई दी है उसने कितनी दी है, 4 मीटर। बांध की चौड़ाई 4 मीटर। एक बार हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ, देखिए क्या हुआ। तो जो कुएं से देखो, जो ये बनाया गया है बांध, मैंने फिर दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह है कि हमने कुएं में से मिट्टी निकाली थी, उसी से चबूतरा बनाया था। ठीक है। तो अभी अभी भी तो वही हुआ है कि कुएं की मिट्टी से निकालने के बाद ये है, फिर हमने बांध बनाया है। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन किसके इक्वल होगा, इक्वल टू होगा बांध की मिट्टी का आयतन, जिससे हमें बांध बनाया है। अब बांध का कोई सीधा सीधा फॉर्मूला तो बनेगा नहीं बांध की मिट्टी निकालने का, क्योंकि तो इसको चारों तरफ कुछ वो भी नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन इस तरीके से बन रहा है। देखिए ये छोटा वाला है हमारा जो सर्कल है, और ये बड़े वाला। ठीक है, 2 सिलेंडर बन रहे हैं। हम एक क्वेश्चन करते भी थे इस तरीके से। देखिए मैं इसको अगर लेटा के करता हूं, तो ये हमारा कुआ है लेटा हुआ है, और इसके ऊपर एक और है ना। तो हम क्या करते थे, अगर हम क्या करते थे, अगर हमें ये वाला निकालना होता था, हमने पहले भी क्वेश्चन किया है कि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस कर देते। बड़े वाले का आयतन क्या होगा, ये पूरे का निकलेगा, और उसमें से ये छोटे वाला क्या कर देते थे हम, माइनस, ये वाला माइनस कर देते थे, है ना। और ये बड़े वाला होता था हमारा। तो क्या आता था, सिर्फ ये आता था। तो उसी तरीके से हम देखिए यहाँ करेंगे। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कितना होगा वो तो हमें पता है। तो कुएं की त्रिज्या मैंने मान ली r, ठीक है। कुएं की गहराई मैंने मान ली h1। बांध की चौड़ाई मुझे 4 दी गई है, लेकिन देखिए ये वाली जो बड़े वाली है, ये भी तो हमें निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। ठीक है। बांध एक हमने खोखले बेलन के लिए मान लिया, तो उसकी आंतरिक त्रिज्या तो ये 3/2 है। तो हमें पूरे वाले उसके की भी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, बाह्य त्रिज्या। तो जो बाह्य त्रिज्या है वो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए एक बार। तो मैं बाह्य त्रिज्या निकाल के दिखाता हूं आपको। तो जो बाह्य त्रिज्या है मेरी, बाह्य त्रिज्या क्या होगी मेरी, बाह्य त्रिज्या होगी, देखिए ये है 3/2, प्लस में ये कितनी है मेरी, 4। तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 3/2 प्लस में 4। तो कितना आ जाएगा ये, 11/2। कितनी आ जाएगी, 11/2 मीटर। ठीक है। जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी, 11/2 मीटर। ये बाह्य त्रिज्या आ गई है मेरी। ठीक है। अब मैंने मान ली कि जो ऊंचाई है ये बांध की, जो ये ऊंचाई है जितनी तक इसने बनाया है, ठीक है, ये जो बांध की ऊंचाई मैंने मान ली त्रिज्या h, नहीं सॉरी, बांध की ऊंचाई मैंने मान ली
कैपिटल एच, जो मुझे निकालनी है, इस बांध की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन तो हो जाएगा मेरा पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू बांध की मिट्टी का आयतन क्या होगा। एक दोबारा से डायग्राम बनाता हूं मैं, ये मेरा है कुआं जो बाहर है, ठीक है, और इसी के चारों तरफ मैंने ये बांध बनाया है, ये बांध। तो क्या होगा, मैं इस बड़े वाले बेलन में से, ये एक बड़ा वाला बन रहा है ना सर, इसमें से ये छोटे वाले का माइनस कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, बड़े वाला कौन सा है मेरा, पाई, उसकी त्रिज्या कितनी मानी है मैंने, उसकी बाह्य त्रिज्या को मैं मान लेता हूं R2, पाई R2 स्क्वायर एच कैपिटल माना था मैंने उसका, माइनस पाई R1 स्क्वायर, देखो एच तो फिर भी इतना ही लूंगा क्योंकि इसका भी क्या है एच, हम पूरा बड़े वाला नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतना ले रहे हैं, तो वो भी क्या है एच। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, पाई और एच कॉमन आ रहा है यहाँ पे, पाई एच कॉमन लेते हैं तो R2 का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है पाई R1 स्क्वायर एच। जो अगले क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हमको, है ना, कंसेप्ट समझ के चलोगे तब ये क्वेश्चन होंगे, रट्टे मारने से प्रोसेस नहीं होती। तो देखिए पाई से हमारा पाई कैंसिल, यहाँ बचा R1 का स्क्वायर, R1 कितना आया था मेरा 3/2, तो 3/2 गुना में 3/2 गुना में H1 कितना था मेरा 14 इक्वल टू, यहाँ H की वैल्यू मुझे निकालनी है, R2 का स्क्वायर, R2 कितना आया था मेरा 11/2 मीटर, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 2 एकम 2 10 सत्ते 14, कुछ और नहीं कट रहा है, 3 3 9 9 सत्ते 63/2 इक्वल टू एच, 11 का स्क्वायर होता है 121 अपॉन में 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/2। क्लियर, इक्वल टू में सोल्व करेंगे इसको 63/2 इक्वल टू एच। ठीक है, अच्छा सॉरी 9/4 आएगा क्योंकि यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, तो एलसीएम लेंगे हम 4, 4 एकम 4, जब सोल्व करेंगे एक को 121 से गुना करेंगे 121 माइनस 4 एकम 4 एक नियम 9, तो ये हमारा हो गया। तो 63/2 इक्वल टू 119 में से 2 गई, 121 में से 9 गया, तो कितना आएगा मेरा 112, पहले h गुना में 112/4, है ना। अब यहाँ मुझे h निकालना है, ठीक है, तो h इक्वल टू, यहां मैं क्या करता हूं h यहीं रखा तो 4, 63 गुना में क्या हो जाएगा 4 अपोन में इसके 2 था और 112 भी कहां जाएगा नीचे। तो कुछ कट रहा है, आपको दिख रहा है कटने का, तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दुए 4, तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, कुछ और कट रहा है, 7 नीम 63, 7 8 56, तो कितना आ गया 9/8, तो मेरी h कितनी आ गई 9/8, और जब इसको सोल्व करूंगा मेरा कितना आ जाएगा 1.125 मीटर, क्या आ जाएगी इस बांध की ऊंचाई आ जाएगी। तो सिंपल सा था, मैंने दोबारा बताया था कि जो मैंने मिट्टी निकाली उस मिट्टी से इसके चारों तरफ एक बांध बनाए थे, जो बांध बनाया वो भी तो सिलेंडर बेलनाकार का होगा, बेलनाकार का होगा। तो देखिए ये मेरा बेलन था, कुएं का ऊपर वाला हिस्सा, और इसके चारों तरफ ये बना दिया उसने, है ना। तो अब मैं इस तरीके से इसको निकाल, तो क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से। तो ध्यान से देखिए, इसने बोला लंबवर्तीय बेलन, ये है आइसक्रीम का डिब्बा है ना, इसमें भरी हुई है आइसक्रीम, इसका व्यास दिया है 12 और ऊंचाई दी है 15, अब ये भरा पूरा आइसक्रीम से। अब इसने बोला है इससे हमने क्या किया, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास सेंटीमीटर वाले शंकुओं को भरा। अब इस शंकुओं को भरा, आप देखते भी होंगे जो आइसक्रीम लेते हैं तो इस तरह शंकु को भरते हैं। अब इस शंकु की ऊंचाई दी है 12 और व्यास दिया है 6, उसी के साथ इसने बोला जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। देखो ये भरने के बाद अब इतना भी तो धरता ना आइसक्रीम वाला, अब इसके ऊपर भी रखता, वो अर्धगोलाकार हो गया। तो आइसक्रीम सिर्फ कौन कौन की वाली थोड़ी ना आयतन होगा, जो अर्धगोला भरा है उसका आयतन भी होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शंकुओं की संख्या, कि इस डिब्बे से हम ऐसे कितने शंकु भर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसकी त्रिज्या, बेलन वाले की। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो कितनी दी गई है हमें
व्यास 12 है तो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 6। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो कि यहाँ की दी गई है मुझे 15 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो और दिया गया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंकु क्योंकि दो से बन रहे हैं तो शंक्वाकार भाग लिख सकते हैं या शंकु की त्रिज्या लिख सकते हैं हम। शंकु की त्रिज्या जो कि कितनी थी, व्यास दिया गया था मुझे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6/2, कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो कि कितनी दी गई है मुझे 12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज और थी इसमें, क्या था, अर्धगोला जो दिया नहीं गया है लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही रखा जाएगा तो ये अर्धगोला क्या होगा, इसी सेम त्रिज्या का होगा। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या भी क्या होगी, शंकु की त्रिज्या के समान होगी जो कि कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आने से पहले जो हम एक चीज लिख लेते हैं कि हमने शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने माना कि शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या, अब मुझे नहीं पता, मैं कुछ ही मान सकता हूँ, एक्स मान लू, वाई मान लू, मैंने माना एन, क्या माना मैंने, ठीक है। तो अब आप चीज ध्यान से रखना कि जो बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन, जो बेलन की आइसक्रीम है, आयतन ही हो गया उसका, इक्वल टू में क्या होगा, किस किस में भरा जा रहा है वो, शंकु का आयतन प्लस में किसका, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, है ना। एक आइसक्रीम इससे भरेगी, कितनी भरेगी, एक आइसक्रीम। मुझे निकालनी कितनी है, एन आइसक्रीम, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि बेलन में 100 ग्राम आइसक्रीम और एक शंकु और जो अर्धगोला है उसमें भरी जा रही है 10 ग्राम, तो कितना आएगी, गुना में एन ही करता ना मैं, तो यहां आ जाती एन की वैल्यू 10। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, अब यहां हमने माना तो है तो इसकी R1 मान लेता हूं त्रिज्या, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं h1, शंकु की त्रिज्या मैंने मान ली R2 और शंकु की ऊंचाई मान ली h2। अब अर्धगोले की त्रिज्या मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसके समान है, वो R2 के ही समान है, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो गया मेरा पाई R1 स्क्वायर h जो सबको पता है गुना में n, n गुना में शंकु का आयतन। अब शंकु का बहुत देर बाद पढ़ा है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर h, है ना, h2 h1 प्लस अर्धगोले का आयतन जो कि सबको पता है 2/3 पाई R2 का क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब डबल काउंटिंग से बचना है मुझे, तो पाई R1 स्क्वायर h1 क्या है, R1 स्क्वायर h1 इक्वल टू, देखो पाई कॉमन आ रहा था उनमें से और 1/3 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं n गुना में पाई गुना में 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, नहीं 1/3 नहीं लेते हैं, पाई ही कॉमन लेते हैं, कुछ कट जाएगा अंदर। तो जब यहाँ क्या बचा 1/3 R स्क्वायर R2 का स्क्वायर h2, यहाँ बचा 2/3 R2 का क्यूब, ये पाई से पाई काटने के लिए मैंने इसको बाहर निकाला था। R1 का स्क्वायर h1, R1 कितना दिया है मुझे 6, तो 6 गुना में 6, h1 कितना है मेरा 15 इक्वल टू n गुना में, इसको सोल्व करूंगा 1/3 R2 का स्क्वायर, R2 कितना है मेरा, ध्यान से देखिए R2 है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, h2 कितना है मेरा 12 प्लस 2/3 R2 का क्यूब, वो कितना था 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। सोल्व कर दें इसको, 3 तिया 9, 3 निम 27, तो 6 गुना में 6 गुना में 15 इक्वल टू n गुना में, देखिए क्या रहा 12 तिया 36 प्लस 9 2 18, 36 प्लस 18, 3 तिया 9 गुना में 12, तो 6 गुना में 6 गुना में 15 इक्वल टू n गुना में 36 प्लस 18, 8 से लगा 1 3 4 1 5 54, तो 54 इधर आ जाएगा, 6 गुना में 6 गुना में 15 बटे में 54 गुना में n, तो इसको काटेंगे हम, 6 कम 6 6 नहीं 54, 3 तिया 9, 3 2 6, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, 3 एकम 3
3 पंजे 15, तो कितना आ गया 5 2 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। संख्याओं की कोई इकाई नहीं होती है तो सीधा लिखा जाएगा कितने शंकु भरेंगे। देखो शंकु प्लस में क्या बन रहा था अर्धगोला, है ना। ये मेरा शंकु है और इसके ऊपर इस टाइप का हम क्या रखते हैं अर्धगोलाकार का स्केल रखते हैं, तो कितने शंकु भरेंगे हमारे 10। तो ध्यान से रखना बेलन का आयतन किसके होगा इस पूरे का आयतन गुना में कितनी संख्या में ये भरेंगे, तो वो हमारा बोलो के हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो क्लियर है सबको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा ये वाला कि विमाओ 5.5 किसका विमा 5.5 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर लायक घनाभ बनाने के लिए, क्या बनाना है मुझे घनाभ बनाना है, ठीक है। तो घनाभ की विमाएं दी है और बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm चौड़ाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना होगा। आपने देखा होगा 5 का सिक्का थोड़ा मोटा था, 1 का तो पता नहीं चलता, लेकिन 5 का सिक्का थोड़ा मोटा होता है। तो किस टाइप का होता है वो इस टाइप का होता है ना। और एक किस टाइप का बन रहा है बेलन, इस बेलन को पिघला कर क्या बनाना है घनाभ बनाना है। अब मुझे नहीं इसने बोला है कि इस घनाभ को बनाने के लिए इस घनाभ की विमाएं दे दी, इस घनाभ को बनाने के लिए कितने कितने मतलब अब दोबारा से यहाँ n होगा, कितने सिक्के मुझे पिघलाने पड़ेंगे, है ना। कितने सिक्के मुझे पिघलाने पड़ेंगे, तो वो हमें निकालना है। तो अब विमाएं 5.5 सेंटीमीटर गुना में 10। अब मुझे जो दिया गया है हम पहले सबसे पहले वो लिखेंगे। तो चांदी के सिक्कों की त्रिज्या, है ना। कौन से सिक्के हैं चांदी के सिक्के हैं, बहुत अच्छे वाले सिक्के लिए हैं चांदी के, वो भी चांदी के सिक्कों की त्रिज्या कितनी दी गई है मुझे 1.7 सेंटीमीटर व्यास है, तो 1.75 बटे में 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी त्रिज्या, जिसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 0.875 सेंटीमीटर मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। अब इसकी ऊंचाई दी है चांदी के सिक्कों की ऊंचाई, चांदी के सिक्कों की ऊंचाई, चांदी के सिक्कों की ऊंचाई मुझे दी गई है कितनी 2 mm। देखो mm में दी गई है, किस में दी गई है mm में, लेकिन और बाकी चीजें किस में है मेरी सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर से किस में चेंज करूंगा मैं, मतलब mm से किस में चेंज करूंगा सेंटीमीटर में। तो ये मेरा आ जाएगा क्योंकि 1/2 में 10 सेंटीमीटर जो इक्वल टू होता है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, थोड़ा ज्यादा उसमें लिख दिया, तो इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया गया घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दी है उसने 5.5 मीटर सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई वो भी दी गई है उसने, घनाभ की चौड़ाई दी है उसने 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई, ये चीजें दो दी हैं वो जरूर लिखनी है, ठीक है। जो चीजें दी जाती हैं मुझे वो चीजें जरूर लिखनी होती हैं हमें। घनाभ की ऊंचाई वो दी है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कितने सिक्के पिघलाने हैं, तो चांदी के सिक्कों का आयतन पिघलाने हैं तो आयतन यूज होगा, चांदी के सिक्कों का आयतन इक्वल टू में क्या होगा घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब इसमें पूछा कितने चांदी के सिक्के पिघलाने हैं, तो कितने पिघलाने हैं तो वो क्या लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा n, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा n। तो n गुना में चांदी किस टाइप की बन रही है, देखिए मेरा किस टाइप की बन रही है बेलन के आकार की, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच, सॉरी स्क्वायर ऊपर होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन भी सबको पता है वो कितना होता है, यहाँ h1 मान लेता हूं क्योंकि दो दो ऊंचाई आ रही है, तो चांदी के सिक्कों को h1 और इसको मान लेता हूं मैं h2, तो इक्वल टू L गुना में B गुना में h2। सिंपल सा फॉर्मूला है, अब इसके हम वैल्यू रख देंगे n गुना में पाई की वैल्यू 22/7, पाई नहीं कटेगा क्योंकि उसमें पाई की वैल्यू है नहीं, r2 का स्क्वायर, अब r2 मेरा कितना आया था 0.875 लिखो या 1.75 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 0.875 का
स्क्वायर गुना में h1। h1 कितना आया था मेरा 0.2, जो हमने निकाला था सेंटीमीटर में चेंज करके 0.2 इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 5.5 गुना में 10 और गुना में 3.5। निकालना क्या है, ये h निकालना है, ये h निकालना है। तो बाकी चीजें इधर इस h नहीं है n, इस n को यहाँ रखूंगा, बाकी चीजें उधर ले जाता हूँ, कट जाएंगे। फिर 5.5 गुना में 10 गुना में 3.5 अपोन में क्या क्या आ जाएगा, देखिए 22 गुना में ऊपर क्या है 0.875 गुना में 0.875 गुना में क्या है 0.2 और नीचे क्या था 7, जो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज जब हम इसको सोल्व करेंगे काट देंगे, देखिए अगर मैं काटना चाहूं इसको, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या चला जाएगा 1 2 3, इसका भी हटाऊंगा तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो इसकी, एक पहले जीरो हटाओ, एक और एक 2, कितनी हो गई यहाँ पे 1 2, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब जो कट रहा है पहले उसको काटो, ठीक है। अब यहाँ से कट रहा है 11 पंजे 55, 11 दुए 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा 3, 37, 5 सत्ते 35, 5 पाँचों 25, 175। दोबारा से अब देखिए 35 की टेबल, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 35, तो 35 की टेबल से पढ़ेंगे 5 5 25 की 5 का से लगा दो, 5 3 15 2 17 होता है, तो 35 पंजे 175 होता है, तो 35 एकम 35, 35 पंजे 175, तो ये भी कट गया। अब क्या कट रहा है और चीजें काट के देखो, 5 एकम 5, ये 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 दुए 10, तो 1 2 3 4 बचे कितनी 1 2 3 4। अभी कट रहे हैं हमारे, काटो 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 2 3 4 जीरो, अब ये भी कटेगा, कितने जा रहा है 175 पे, 5 दुए 10 1 2 3। अब 25 की टेबल में 175 आता है, 25 की टेबल में 175 बताइए मुझे। तो अगर हम मैं 15 की टेबल से भी करूं 25 25 निमा 175 25 अट्ठे 200, तो हाँ 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 280। अब देखिए यह 7 था, तो 7 एकम 7 कट गया। अब क्या बचा 5 और 80, तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और कितना आ गया मेरा 400। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे मुझे 400 सिक्के, कितने पिघलाने पड़ेंगे 400 सिक्के पिघला के इस डायमेंशन का क्या बनेगा मेरा घना बनेगा, है ना। तो 5 अट्ठे 40, तो इस कैलकुलेशन को आप दोबारा करके देखना, थोड़ी ना कैलकुलेशन ही हमारी टफ होती है, कुछ कुछ क्वेश्चन में टफ आती है, नहीं तो इतना हमारा टफ कोर्स टफ सीबीएसई में नहीं आता। और अब की बार 2020 में तो हमारा सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, तो शायद इतना ना दे। तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी। अब ये है बाल्टी बेलनाकार, है ना। बाल्टी वैसे होती है दूसरे टाइप की, लेकिन इसने बोला है बेलनाकार है। और इस बाल्टी को क्या किया उसने, भूमि पर खाली किया और रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बन गई। कैसी बन गई, अब इस तरीके से बनेगी रेत की शंक्वाकार ढेरी बन गई। तो यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। दिया क्या क्या गया है 32 सेंटीमीटर ऊंची, ये इसकी दे रखी है, और त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो इसका मुझे निकालना है। तो सबसे पहले बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का की त्रिज्या, वो तो वहां लिखेंगे बाद में, त्रिज्या जो कि मैंने मान ली r1, वो कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई वो कितनी दी गई है मुझे, वो दी गई है 32 सेंटीमीटर, जिसको मान लिया मैंने h1। अब किसकी, शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या जो कि मुझे क्या करनी है निकालनी है, जो कि मेरे पास है ही नहीं,
तो इसको मैंने मान लिया R2। अब शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो दी गई है मुझे, अब यही तो चीज दी गई है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई वो कितनी दी उसने, 24 सेंटीमीटर, जिसको मान लिया मैंने H2। अब एक चीज मानना कि जो इसके अंदर था उसी तो ये बना होगा, तो मतलब इसके अंदर 10 ग्राम थी, तो ये ढेरी के अंदर भी कितनी है, मिट्टी है 10 ग्राम है, तो दोनों का आयतन क्या है, समान है, तो सिंपल लिख देंगे बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन, बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन इक्वल टू किसके है, शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन, क्योंकि वही तो बनी है, शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन। तो बेलनाकार बाल्टी में कितना रेत आएगा, फॉर्मूला पता है आपको, पाई R1 का स्क्वायर H1। शंक्वाकार ढेरी में क्या आएगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। कट क्या रहा है, उड़ा दिया पाई, फालतू की कैलकुलेशन क्यों रखनी। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है आपका, तो 18 गुना में 18, H1 तो आपको दिया हुआ है, तो H1 कितना है हमारा 32 इक्वल टू 1/3 R2 का स्क्वायर, R2 मुझे निकालनी है तो R2 का स्क्वायर मैं रख लेता हूँ, गुना में H2 दिया गया है मुझे 24, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 18 गुना में 18 गुना में 32, ये उधर से 8 इधर आ जाएगा, उधर क्या बचा R2 का स्क्वायर, तो जो कट रहा है काटो, 8 एकम 8, 8 चौक 32। अब देखिए R2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 18 गुना में 18, इस 4 को भी तोड़ लेता हूँ, 2 गुना में 2, क्या क्या बाहर आ रहा है देखिए, एक इसका जोड़ा बन रहा है कि इसका जोड़ा, 18 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर हट जाएगा ना यहाँ पे आने के बाद, तो क्या बचा R, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई, 18 2 36, कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। अब ये आई है उसकी त्रिज्या, क्या है उसकी त्रिज्या 36 मीटर। देखिए और कुछ भी पूछा उसने, तिर्यक ऊंचाई भी पूछी है, अब यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या पूछी है तिर्यक ऊंचाई, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं इसकी। अब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है, L का स्क्वायर इक्वल टू R। अब हमने उसकी R कौन सी मानी थी 2, R2 का स्क्वायर, H भी क्या माना था H2 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल टू R कितनी आई थी मेरी 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी थी शंकु की 24, तो 24 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर ना। तो हम इसको वैसे सिंपल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं अगर आप ध्यान रखेंगे तो, एक मिनट, तो L इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 36 का स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36 गुना में 36 प्लस ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, मतलब 24 गुना में 24। अब देखो कुछ कॉमन आएगा इसमें से, L इक्वल टू ये क्या है 12 तिया 36, और ये क्या होगा 12 तिया 36, इसको तोड़ लेते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 दुआ 24, और वो क्या हो जाएगा 12 दुआ 24। देखिए कुछ कॉमन आएगा दोनों में, यहाँ क्या है 12 का स्क्वायर गुना में 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 12 का स्क्वायर गुना में 2 का स्क्वायर, यही बन गया। तो कॉमन क्या रहा है सिर्फ 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या किया मैंने बाहर निकाल लिया, 12 का कॉमन ले लिया मैंने, 12 का स्क्वायर, अंदर क्या बच गया 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो L इक्वल टू, अब 12 का स्क्वायर यहाँ पे है तो 1 12 बाहर आ गया L इक्वल टू, और अंदर क्या बच गया 9 और 4 13, तो L की वैल्यू क्या आ गई 12√13 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या होगा आंसर, ये मेरी तिर्यक ऊंचाई निकल गई। तो क्लियर है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं 8वां क्वेश्चन कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर, तो नहर किस टाइप की होती है, नहर हमारी घनाभाकार आकार की होती है, आपने देखी भी होगी जब नहर को पक्की कर देते हैं तो घनाभाकार आकार की होती है, उसमें उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई हमें नहीं पता होती क्योंकि लंबाई में पानी बह रहा होता है, कितनी लंबी जाएगी वो नहीं पता होता, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पता होती है, ये मुझे पता है। तो इसने दिया 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, तो नहर की इसने दी गई है मुझे चौड़ाई दी गई है कितनी
6 मीटर। और नहर की जो गहराई दी है, नहर की गहराई मतलब ऊंचाई हो गई, वो दी उसने 1.5 मीटर। अब मेरे पास लंबाई नहीं है, अब लंबाई निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? अब देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। ये खेत है मेरा, खेत। खेत किस आकार का होता है? खेत भी वैसे तो होता है आयत के आकार का, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है क्योंकि पानी इसके अंदर खड़ा रखना है ना। खेत के चारों तरफ बांध लगा देते हैं तो उसके अंदर पानी खड़ा रहता है। कई कई फसलों में क्या होता है, पानी उसके अंदर रहना रखना पड़ता है। तो ये खेत में फसल हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, अब इसकी जब क्या होगा, इसमें पानी खड़ा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक घनाभाकार आकार की ये भी बन जाएगी। तो अब इसमें जो इसका एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। और यही किसका है, नहर का है। लेकिन मुझे इसकी लंबाई नहीं पता। अब लंबाई नहीं पता तो मैं लंबाई निकालूंगा इससे। किससे? इससे। तो मैंने माना कि हमें नहर की चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, नहर की चाल दी है। तो जब इसको चेंज करूंगा मैं मीटर पर मिनट में, मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। देखिए किलोमीटर में है और ये किस में है, हमारा मीटर में है, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम मिनट में निकाल रहे हैं, यहाँ हमें घंटे में दी गई है, तो हम किस में चेंज कर देंगे इसको, मीटर में। तो इसको जब 10 किलोमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो क्या होगा, पर आवर। ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करूंगा, 1000 से, है ना। तो 1000 गुना में 10 बटे में 60, कितना आ गया, 60। तो ये आ गया मेरा मीटर पर मिनट। कितना आ गया, मीटर पर मिनट। तो इसलिए जब मैं निकालूंगा इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना पानी गया था। तो जब नहर के पानी का जब मैं आयतन निकालूंगा, है ना, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे इसका पता होना चाहिए आयतन। 30 मिनट में तो बाद में निकालूंगा, ये मेरा 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में। ठीक है। तो कितना है, पर मिनट में इतना मिनट गया। तो जब मैं निकालूंगा इसका नहर का आयतन पानी का, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो कितनी है मेरी, 6 गुना में 1.5 और गुना में ये 1 2 3 4 बटे में 60। एक जीरो से एक जीरो गया, अब इसका हटेगा पॉइंट 10, अब एक जीरो से एक जीरो गया। जब इसको सोल्व कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 1500 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 1500 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा मेरा, नहर के पानी का आयतन आ जाएगा, है ना। अभी अभी नहर के पानी का आयतन 1 मिनट में जितना बहा, ये 1 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट का मुझे इतना पता है, तो 1 मिनट में जो बहा पानी का आयतन है वो आ जाएगा मेरा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, पानी का आयतन। लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 30 मिनट में कितना पानी बहा है। क्योंकि देखिए मैं अभी बता देता हूं कि 30 मिनट में नहर से जितना पानी जाएगा उतना ही तो खेत के अंदर होगा, है ना। अब मैंने 30 मिनट तक ट्यूबवेल चलाया है, तो 30 मिनट तक ट्यूबवेल ने जितना पानी उसके अंदर डाला है उतना ही पानी होगा उसके अंदर। ये तो होगा नहीं कि 1 घंटे वाला चला देगा तो 30 मिनट का होगा। तो अब यहां निकालूंगा 30 मिनट में, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन वो क्या था, 1500। तो मेरा 1 मिनट में था, और 30 मिनट में क्या जाएगा, 1500 गुना 30 से 15 दिए 45, 1 2 3 45,000 मीटर क्यूब मेरा क्या आ जाएगा, 30 मिनट में जितना पानी बहा है। अब हम इसको क्वेश्चन की तरह से करते हैं। अब क्या है, अब यह मानेंगे क्या हो गया कि 30 मिनट में बहे पानी का आयतन किसके इक्वल होगा, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन वो किसके इक्वल होगा, जितना खेत में है, जितना खेत में पानी इकट्ठा हुआ है, जितना पानी खेत में आया है। तो खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन, खेत में 8 मीटर गहरे पानी का आयतन, सॉरी ये मीटर में है तो यहाँ गहरे पानी का, नहीं ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करूं, गहरे पानी का आयतन। तो इसका जब मैंने निकाला था वो कितना था मेरा, 45,000 इक्वल टू इसका कितना होगा, एल गुना में बी गुना में एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई, इसका आयतन भी वही होगा। तो जब इसकी लंबाई मुझे कितनी दी गई है, लंबाई मुझे नहीं पता, चौड़ाई मुझे नहीं पता, एल गुना में बी, ये उसका एरिया होता है ना, आयत का होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ऊंचाई भी, पानी खड़ा है तो वो ऊंचाई भी माननी पड़ेगी मुझे, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। उसको जब मीटर में चेंज करूंगा क्या हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा वो।
तो 45,000 1 2 3 गुना में क्या आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या बचाएगा 8 और ये क्या आ जाएगा उस खेत का क्षेत्रफल क्योंकि खेत एक आयत प्रकार का होता है यहाँ ऊंचाई में पानी खड़ा करना पड़ रहा है तो इसलिए वो घनाभाकार आकार का हो जा रहा है ठीक है। तो ये L गुना B क्या हो जाएगा उस खेत का एरिया जिसे मैंने मान लिया ए। अब इसको सोल्व करूंगा जब तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर मैं यहाँ करता हूँ 4 2 8 और 4 2 8 4 5 20 तो ये कट गया। अब इसको और काटूंगा 2 एकम 2 2 2 4 2 2 4 2 5 10 22,500 और इसको 25 से गुना करूंगा आएगा मेरा 56,2500 मीटर स्क्वायर। तो 30 मिनट में खेत का इतना पानी इतना क्षेत्रफल वो सींच दे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोबारा समझ सकते हो आपकी 6 मीटर चौड़ी एक 1.5 मीटर गहरी एक नहर थी। अब नहर किसके आकार की हुई घनाभाकार आकार की। अब उसमें लंबाई नहीं दी मुझे अब मुझे क्योंकि उसके अंदर पानी पता होना चाहिए तो इसको मैं लंबाई के तौर पे यूज करूंगा है ना। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में और यहाँ हम इकाई यूज कर रहे हैं मीटर के अंदर। यहाँ हावर है और यहाँ हमें निकालना किसमें है मिनट में 30 मिनट के अंदर। तो इसको चेंज करूंगा तो 10 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं 1000 से गुना ये घंटे में है इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा 60 से तो 60 मीटर पर मिनट। अब मुझे 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकालना तो बहे पानी का आयतन क्या होगा भाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जो कितना है 6 गुना में 1.5 गुना में 10,000 लंबाई गुना चौड़ाई और ये क्या निकाली थी मैंने चौड़ाई गुना में लंबाई निकाली थी ये मैंने। तो सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा 1500 मीटर क्यूब। अब 30 मिनट में 1 मीटर क्यूब में 1 मिनट में पता चल गया मुझे। अब 30 मिनट में कितना आया तो ये कितना आ गया टोटल 45,000 मीटर क्यूब। अब सिंपल सी बात है बेटा कि जितना पानी उसके नहर के अंदर से 30 मिनट के अंदर गया है उतना ही पानी खेत के अंदर होगा है ना। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन इक्वल टू किसके हो जाएगा खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। देखिए ये सेंटीमीटर में लेकिन हम बात किस में कर रहे हैं सारी चीजें मीटर में कर रहे हैं तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे 45,000 इक्वल टू L गुना में B गुना में सॉरी H गुना में B गुना में 8/100 ये क्या है मेरी गहराई ठीक है गहराई तो 8/100। तो यहाँ इसकी मुझे निकालना है तो इधर ले जाऊंगा क्योंकि L गुना B क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है। एक बार खेत होता है जो खेत होता है मैंने अभी दोबारा पहले बताया था आयत के आकार का होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुना में B। तो ये हो गया मेरा एरिया इक्वल टू में सोल्व किया तो ये क्या आ गया मेरा क्लियर है। इसको ध्यान से समझना क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा कि एक किसान अपनी खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास तो 20 मीटर सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। अब ये इसके अंदर एक टंकी बनाई है उसने ये बेलनाकार टंकी ठीक है जिसका व्यास है 10 मीटर और गहराई है 2 मीटर और इस बेलनाकार टंकी को एक व्यास वाली ये बेलन है और इसके द्वारा उसने क्या किया जोड़ दिया है ना किस में से नहर में से। अब नहर मेरी ये इस टाइप की है चलो मैं बहुत थोड़ी चौड़ी होती है नहर लेकिन मैं यहां से लेता हूँ नहर से पाइप निकाला है पाइप के द्वारा इसमें टंकी को भर रहा है। तो अब इसने दिया क्या है 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास इसका दिया है व्यास कितना 20 सेंटीमीटर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर हावर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले जो दिया गया है मैं उसको लिखता हूं। तो सबसे पहले पाइप की त्रिज्या निकालता हूं क्योंकि पाइप की त्रिज्या दी गई है। तो पाइप की त्रिज्या क्या होगी पाइप की त्रिज्या दिया क्या गया उसने व्यास दिया है तो 20/2 लेकिन ये किस में है ध्यान से देखना पाइप का जो व्यास है सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए इसे किससे गुना करूंगा 100 से। तो 10 से 10 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना आ गया 1/10 तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर होगी इसकी त्रिज्या। अब पाइप की लंबाई नहीं पता मुझे क्योंकि जब पाइप का क्षेत्रफल निकालूंगा पाई आर स्क्वायर एच होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना क्योंकि इसका आयतन निकालना पड़ेगा इसमें से जितना पानी जाएगा है ना वही तो इसके अंदर आएगा तो मुझे पता होना चाहिए लेकिन मैं इसकी ऊंचाई नहीं निकाल पाता तो उसकी लंबाई को मैं पिछले क्वेश्चन की तरह इसी से निकालूंगा। तो पानी की चाल कितनी है पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। तो इसको मैं दोबारा से उसमें चेंज करूंगा 3 गुना में 1000 गुना में
60, 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2, 50, कितना हो गया 50 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना गया 50 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 50 मीटर पानी का आयतन बहा है। तो ये हो गई इसकी लंबाई मान ली मैंने, 1 मिनट इतना गया। ठीक है, और सब कुछ मुझे पता है, तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकाल लेता हूं मैं। 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, इसने पूछा ना कितने समय बाद, टाइम निकालना मुझे। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकालने का मतलब क्या है, मैं देख लूंगा कि 1 मिनट के अंदर कितना टंकी के अंदर पानी जाएगा। जितना 1 मिनट में पानी जाएगा उतना ही इस टंकी के अंदर आएगा। तो 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, मैं R1 मान लेता हूं इसको, पाई R1 स्क्वायर एच। तो मैं यहां कर निकालता हूं 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, पाई R1 स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, बाद में काट देंगे। पाई गुना में आर का R1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर कितना है मेरा 0.01 है। इसका मैं क्या करूंगा, इसका आए वो कितना है मेरा 0.1, सॉरी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर गुना में एच अभी अभी निकाला था मैंने, कितना आया था मेरा 50। कितना आया था मेरा 50। यहाँ वेट कर देता हूँ, पाई गुना में 0.1 गुना में 0.1 गुना में 50, इसका पॉइंट हटाऊंगा 10, इसका पॉइंट हटाऊंगा 10। तो 0 से 0 कट गया। तो कितना बटा 5 एकम 5, 5 दुए 10, कितना आ गई पाई गुना में 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5। तो ये 0.5 मीटर पाई मीटर क्यूब मेरा क्या आ गया, आयतन आ गया 1 मिनट में बहे पानी का। 1 मिनट में बहे पानी का ये आयतन आ गया। अब मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका आयतन कितना है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इसका आयतन है 100 मीटर क्यूब और 1 मिनट में इतना बह रहा है। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पूरा टाइम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे इसकी त्रिज्या वगैरह लिखनी पड़ेगी। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या जो कि कितनी दी गई है मुझे 10 मीटर व्यास वाली, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई भी दी है, तो बेलनाकार टंकी की ऊंचाई वो कितनी दी गई है मुझे, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई दी है 2 मीटर। कितनी दी गई है 2 मीटर। तो अब मुझे मैंने मान लिया कि टी मिनट में टंकी भर जाएगी, टी मिनट में टंकी भर जाएगी। मुझे नहीं पता कितना टाइम है, तो मैंने मान लिया टी मिनट में। तो जब मैं इसका टाइम निकालूंगा, ठीक है, तो टी मिनट में बहे पानी का आयतन, जितना टी मिनट में पानी बहेगा, टी मिनट में बहे पायथन, मैं मान लेता 5 मिनट में भर जाएगी टंकी। तो 5 मिनट में जितना पानी जाएगा उतना ही पानी तो इसके अंदर होगा। अब मुझे नहीं पता कितने मिनट में बहेगी, तो मैंने टी मान लिया। टी मिनट में बहे पानी का आयतन किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू में बेलनाकार टंकी का आयतन हो जाएगा। बेलनाकार टंकी का आयतन। अब टी मिनट में कितना पानी बहेगा, 1 मिनट में पानी बह रहा था 0.5 पाई, तो टी मिनट में 0.5 गुना में टी से गुना कर दूंगा, इक्वल टू बेलनाकार टंकी का आयतन। और बेलनाकार टंकी की त्रिज्या मैंने मान ली R2। ठीक है, तो इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। तो T गुना में 0.5 पाई इक्वल टू पाई गुना में R2 का स्क्वायर। R कितना है मेरा 5 गुना में 5, H2 कितना है मेरा, H2 है मेरा। तो सिंपल है, मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। पाई से पाई कट गया, टी को इधर रखूंगा, इधर 5 गुना में 5 गुना में 2, इधर से क्या आ जाएगा 0.5। तो इसको हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा 10, 5 एकम 5 कट गया, 5 2 10, 10 आई 100। तो कितने मिनट में भर जाएगी 100 मिनट। कितने मिनट में 100 मिनट में यह टंकी भर जाएगी।
तो सिंपल सा हमारा वही तरीका है क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो 8वां 9वां वो सेम तरीके के, बस फर्क है थोड़ा सा कि इसने क्या बोला था कि एक ये नहर है, नहर से पाइप जोड़ा, पाइप से टंकी भरनी। अब मैंने निकाला कि 1 मिनट में इस टंकी में से कितना पानी जाता है। तो मुझे पता है पाइप की त्रिज्या निकाली मैंने, पहले इसको मीटर में चेंज किया, पानी की चाल दी गई थी, मैंने पानी की चाल निकाली मैंने, 1 मिनट में ये 50 मीटर जाता है। ठीक है, कितना, 1 मिनट में 50 मीटर, मतलब लंबाई होगी इसकी, ये 1 मिनट में ही निकाल रहा हूं मैंने 1 मिनट ही ले लिया, 1 मिनट में 50 मीटर जा रहा है। ठीक है, और बाकी चीजें मेरे पास थी, इसकी त्रिज्या थी, क्योंकि ये क्या है हमारा बेलनट टाइप का है। तो मैंने 1 मिनट में बाह्य पानी का आयतन निकाला, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई गुना में 0.1 का स्क्वायर, और ये मेरी एच मैंने मान ली लंबाई 50 थी। तो अब मैं आयतन निकालू ना 1 मिनट में, तो 1 मिनट में लंबाई इसकी इतनी है जितना पानी गया उसका, तो पाई गुना में 0.1 गुना में 50, पॉइंट हटाया 10, कट रहा था मैंने काट दिया, तो कितना आया, पाई गुना में 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5 पाई मीटर क्यूब। ये 1 मिनट में बहे पानी का क्या आ गया, आयतन आ गया, ऊंचाई आ गई। अब 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है, तो टंकी का जितना आयतन होगा, मैंने माना टंकी में 10 मिनट में टंकी भर गई, तो मैं अगर 10 से गुना कर दूंगा तो ये टंकी का आयतन आ जाएगा। तो बेलनाकार टंकी का निकाला, मैंने मान लिया टी मिनट में टंकी भर गई, तो टी मिनट में बहे पानी का आयतन क्या होगा, बेलनाकार टंकी का आयतन। तो टी गुना में 0.5 पाई इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर एच टू, और जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरा टाइम कितना आ गया, 100 मिनट में। तो 100 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। मुझे टंकी का आयतन नहीं निकालना, मुझे निकालना था क्या, कितने समय बाद टंकी भर जाएगी। तो ये हमारा 13.3 एक्सरसाइज पूरी समाप्त होती है। तो आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे पेज पे जाकर उसको देख सकते हैं, या ऊपर आ रहे हुए लिंक उस पर क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके उसके जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।